नवोदय स्कूल में जब हम कक्षा 11 में आए तो क्लास का माहौल बदल सा गया था। अब हम पढ़ाई से ज्यादा नॉवेल, गेम्स और लड़कियों की बातें करने लगे थे। माहौल का बदला हुआ कहना यहाँ इसलिए जरूरी है कि हमारे समय में कक्षा 6 से 10 तक आवासीय विद्यालय में पढ़ने के बावजूद क्लास की कई लड़कियों से तो कभी बात तक नहीं की। पर अब माहौल बदलने लगा था। अब क्लास की लगभग सभी लड़कियों अत्यधिक सरल को छोड़कर कोई ना कोई ट्राई करने लग गया था। कुछ सफल हो चुके थे, कुछ अभी कोशिशरत थे, तो कुछ को तो लाल सिग्नल मिल चुका था और वो अब कहीं और प्रयासरत होने लगे थे। मैं हमारे बैच का सबसे कम उम्र का लड़का था और दुर्भाग्यवश सभी लड़कियां भी उम्र में बड़ी थी, जो उस समय मित्रता करने के लिए महत्वपूर्ण कारक रहता था। वैसे भी शालीन एवं पढ़ाकू किस्म का लड़का होने के कारण लड़कियां मुझ में भैया तत्व ज्यादा देखा करती थी, जो कि निस्संदेह गर्व की अनुभूति तो नहीं ही थी। सच कहूँ तो ये दोस्तों के मध्य शर्मसार करने वाला चरित्र था। मैं भी अब इस प्रकार के व्यक्तित्व की परछाई से बाहर निकलने को व्याकुल था। इसी कश्मकश भरे अंतर्द्वंद के बीच कुछ दिनों से हमारी नजर हमसे एक क्लास जूनियर लड़की से मिलने लगी थी। लड़की सुंदर, सुशील और मेधावी और मुख्य रूप से उम्र में हमसे छोटी थी। प्यार करने की कुछ प्रारंभिक शर्तें पूरी हो चुकी थी। चूंकि मैं प्यार के इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी था, परंतु हौसले बुलंद थे कि बस अब तो कोई मित्र होनी ही चाहिए ताकि सबके मध्य गर्व से सीना तान कर चल सके। खैर, देखने का दौर चलने लगा, निगाहें मिलने लगी। लड़कियां मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़कों से अधिक तेजस्वी और समझदार होती हैं। वो मनोभावों को जल्द पढ़ना भी जानती हैं और जानते हुए अनजान बनने का उनका हुनर तो काबिले तारीफ होता ही है। खैर, बिना पलक झपकाए एक तक देखने का ये हमारे दुस्साहस को उसकी मुस्कुराहट ने और बढ़ा दिया। लगा जैसे हरित सिग्नल मिल गया, परंतु लड़कियां मनोभावों का ऐसा मिश्रण करना जानती है कि पासा कभी भी पलट जाता है। धीरे धीरे हम छोटे छोटे इशारे, जिन्हें आप आपत्तिजनक श्रेणी में नहीं रख सकते, करने लगे। ये सब करने के लिए एकमात्र जगह हुआ करती थी हमारी भोजनशाला, हमारी मेस। वहाँ लड़कियों और लड़कों की बेंच सदन अनुसार अलग अलग तो लगती थी, परंतु हम इस प्रकार बैठा करते थे कि उसे हम और वो हमें आसानी से देख सके। निगाहों ही निगाहों में प्यार परवान चढ़ने लगा। मेस में खाना खाने के पश्चात थाली स्वयं ही बाहर मेस के बाहर बाईं तरफ लगी टंकी से नल चलाकर धोना होता था। खुशनसीबी यह थी कि यह जगह लड़के लड़की के लिए कॉमन थी। हम अल्पाहारी होने के कारण जब 2 चपाती खाने के बाद सबसे पहले उठने वाले हुआ करते थे, जब तक अन्य बच्चे खाना शुरू ही कर रहे होते। किस्मत की बात ये थी कि वो लड़की भी जल्द खाना खाकर बाहर निकल जाती। कुछ 1 फीट तक की नजदीकतम मुलाकात थाली धोते समय होने लगी, पर मजाल है हम वहाँ मुख से हेलो भी बोल पाए। जितने नजदीक होते अनजान बनने का अभिनय करते। एक दिन इस समस्या का अपने घनिष्ठतम मित्र से सलाह मशविरा कर निवारण किया गया कि एक प्रेम पत्र लिखकर उसे दे दिया जाए और सामने से प्रत्युत्तर का इंतजार करें। तब अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया जाए। चूँकि हमारे आवासीय स्कूल में कुछ ऐसे केस घटित हो चुके थे जहां ये चिट्ठियों का आदान प्रदान पीटीआई सर द्वारा पकड़ लिया गया और उसके बाद उन आशिक मिजाज छात्रों की जो दयनीय स्थिति की गई, दंडों से धुनाई, 1-1 घंटे भरी धूप में मुर्गा बनाकर चलाना, इस प्रकार की सजा जहां शारीरिक प्रताड़ना होती थी तो साथ ही अच्छे अच्छे छात्रों की इमेज को धूमिल भी कर रही थी। इन तमाम चुनौतियों व जोखिमों के बावजूद प्रेम पत्र लिखने का निर्णय किया गया, क्योंकि और कोई उपाय दृष्टिगत नहीं था। जोखिम भरा परंतु प्रणय भावों को उत्कृष्ट हिंदावली में उकेर कर एक प्रेम निवेदन पत्रावली लिखी गई और एक बहुत ही विश्वसनीय जूनियर छात्र के माध्यम से पहुंचाने की योजना बनी। संदेशवाहक को क्रियान्वयन के दौरान बरतने वाली सावधानियों की एक लंबी फहरिस्त समझाई गई, साथ ही कई बार अभिनय करवा कर अंतिम रूप दिया गया। मन अभी भी आतंकित था कि यदि लड़की के मन में प्रेम भावों का प्रस्फुटन नहीं हुआ हो और यह सब यदि एक तरफा ही हो तो क्या होगा। यहाँ तक तो फिर भी हम हमारे दिल ए हाल को सांत्वना दे देंगे, पर क्या हो यदि लड़की इस चिट्ठी को पीटीआई सर को दे दे या गलती से उनके हाथ लग जाए, तो वो तो हमारा मुरब्बा अचार सब एक ही साथ बना देंगे। क्योंकि उस समय पीटीआई सर की काबिलियत इसी बात से आंकी जाती थी कि उन्होंने कितने प्रेम प्रसंगों को पुष्पित होने से पहले डाली से तोड़कर पैरों से कुचला, और वो भी इसी फिराक में रहा करते थे। इन सब से बचने का उपाय यह निकाला गया कि चिट्ठी के अंत में एक मार्मिक अपील की जाए कि यदि प्रणय निवेदन अस्वीकार हो तो कृपया इसे हमारी भूल समझकर फाड़ दें और हम आपको भविष्य में कभी नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे।
चूंकि हम क्लास के टॉपर्स में एक हुआ करते थे, तो सभी अध्यापक के मध्य बहुत ही सुशील इमेज बनी हुई थी, जो पिछले 5 सालों की कड़ी मेहनत की कमाई थी, जिसे हम इस तरह से गंवाना नहीं चाहते थे। इसके साथ ही एक बड़ा खौफ, ऐसी घटनाएं हाउस वार्डन त्वरित रूप से पेरेंट्स तक पहुंचाते थे। शायद वो इसे अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक माना करते थे। खैर, इन तमाम मुश्किलों को पार कर हमारा संदेश गंतव्य को पहुंचा दिया गया। अब इंतजार था उनके जवाब का। आज शाम को हम घबराहट में मेस में भोजन के लिए भी नहीं गए। अगले दिन मध्यस्थ के साथ मौखिक चेतावनी संदेश मिला कि भविष्य में ऐसी पत्रावली दोबारा से नहीं लिखी जाए। हमारे सारे अरमान धराशायी हो चुके थे। हम देवदास के अतिरेक पर पहुंच चुके थे। 2 दिन तक बीमारी का बहाना कर स्कूल व मेस से छुट्टी लेकर बेड पर ही भावनाओं की मरणासन अवस्था में लेटे रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा, लड़कियों के मनोभाव पढ़ना कहीं नहीं सिखाया जा सकता। हम पुनः देवदास की दुखद स्थिति से उबरने लगे। तीसरे दिन स्कूल भी गए और उसी मेस में भोजन भी किया, पर नजर झुकाए, पर आज हमें कोई और देखे जा रहा था, ऐसा हमारे मित्र ने बताया। आज हमने सिर्फ न्यूनतम भोजन लिया और बाहर उसी टंकी पर थाली धोने पहुंच गए। अभी थाली धोने के लिए झुके ही थे कि किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। मुड़कर देखा, तब तक हाथ में एक चिट्ठी थमाई जा चुकी थी। हमने नजर उठाकर देखा तो वो लड़की मुस्कुरा रही थी और मैं कांप रहा था। पता नहीं लड़कियों में घबराहट लड़कों से कम क्यों होती है। शायद वो पहले सब सुनिश्चित कर ही अपना जवाब रखती हैं। हमें हमारा जवाब मिल चुका था।